Hello students, you all are welcome in my class. Today's topic is electricity. Let's talk about electricity. आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी. लेट्स टॉक अबाउट इट. तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग बात करेंगे. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सबसे पहले मेरे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जब इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कौन सा होता है, आपने देखा है कि जब आप बेड पर होते हैं तो आपकी एक बार करवट बदल रहे हो तो चिंगारी निकलती है. या आपने बलून वाला देखा होगा, जब आप बलून को अपने सर से रगड़ते हो उसको वॉल पे लगाते हो तो चिपक जाता है. आकाश में बिजली कड़कती है, आप इसको तो इससे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति जाता है और बाथरूम में जाके तार टांग कर आता है कि भाई आज मुझे बिजली चमकानी है, ऐसा तो नहीं है. उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी कौन सी, जो आपके घरों में आती है, फैन चलता है, ट्यूबलाइट होती है, उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं. which is generated by rubbing two or more objects causing to build up friction. जहाँ पे फ्रिक्शन बिल्डअप होता है, क्या बिल्डअप होता है, आपका फ्रिक्शन बिल्डअप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. which is generated by rubbing two or more objects. जब दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं. अब रब कैसे करते हैं, आप ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर सकते हो, बलून को अपने हेयर से कर सकते हो, हेड को अपने हेयर से कर सकते हो, क्लाउड्स आपस में ऊपर रब कर रहे हो तो जब हमारे पास बिजली कड़कती है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, which is generated by the flow of electrical charge through a conductor across an electric field. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज फ्लो करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है वहां पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब बात करते हैं कि मैंने दो चीजें बताई, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी. मैंने आपको दिखाया हुआ है जो आसमान में अब बिजली कड़क रही है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. कुछ बच्चे पेन लेते हैं, पेन को अपने हेड से रब करते हैं और पेपर के छोटे पीसेस करते हैं, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप देख सकते हैं बल्ब दिया हुआ है और जो बल्ब है, बल्ब जल रहा है सेल से, बैटरी से, इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो कर रहा है वहां पे, उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी. एक बल्ब ग्लो कर रहा है, वो क्या है हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्या है वो, हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आया कि नहीं आया. तो अब बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की. बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द रिजल्ट ऑफ एन इम्बैलेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इज एन ऑब्जेक्ट. अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में बात करूं, हमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इनबैलेंस हो जाता है. क्या हो जाता है, इनबैलेंस. उस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो रोल प्ले करती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है. अब वो इम्बैलेंस कैसे होता है, आइए पढ़ते हैं. These changes can build up on the surface of an object until they find a way to be released or discharged. मतलब इम्बैलेंस क्या हुआ, किसी ऑब्जेक्ट पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए. क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए. वो जब तक इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज नहीं हो जाते, जब तक उस इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल जाता, और जब वो रास्ता उसको मिलेगा तो उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. मैंने बोला these charge can build up on the surface of the object. किस सरफेस पर आते हैं, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे आते हैं, इसे बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. अब कैसे वो आते हैं, the rubbing of certain material against one another can transfer negative charge or electron. अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं तो वहां पे चार्ज ट्रांसफर होता है. क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर. तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूं. आप देख सकते हैं एक व्यक्ति अपने पैरों से जब चल रहा है तो आप देख सकते हो उसके पैर जो है वहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है और उसके नीचे नेगेटिव चार्ज है. लेकिन जब हमारे जो फ्लोर से जब शूज है रब करते हैं, कारपेट नीचे बिछा हुआ है, उस कारपेट पे जब हमारे पैर रब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. देखो कोई भी जो बॉडी होती है, कोई भी चीज होती है, वहां पे दो चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. आपने सुना हुआ है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं बैलेंस्ड पोजीशन. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बैलेंस्ड पोजीशन. जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, बराबर होते हैं. राइट. अब क्या हुआ, जब हमने रब किया हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए या इलेक्ट्रॉन लूज हो गए. अगर इलेक्ट्रॉन वहां से चले गए तो मान लीजिए पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, 10 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 7 इलेक्ट्रॉन रह गए, प्रोटॉन 10 है तो उसे पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा. ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, तो प्रोटॉन डोमिनेंट है यहाँ पे, तो उसको हम लोग उसे पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा. अब ऐसे क्या हुआ, कुछ चीज रब हुई, 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए. अब इलेक्ट्रॉन 15 होगा, प्रोटॉन 10 ही है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज. क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नेगेटिव चार्ज. समझ में आया.
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, अगर कुछ चले जाए या कुछ आ जाए तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिवली चार्ज कराएगा और प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज कराएगा। इफ यू रब योर शू ऑन द कारपेट, मैंने क्या आप देख सकते हो जो व्यक्ति शू पे चल रहा है, यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, इफ यू रब योर शू ऑन द कारपेट योर बॉडी कलेक्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, these electrons cling to your body until they can be released। तो जब आपने अपने शू को कारपेट पे रब किया तो वहां से आपके पे इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आप पे बैलेंस थे, आप पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए हैं। अब वो आपके पास जब तक रहेंगे जब तक आप उनको रिलीज ना कर दो, आपकी बॉडी से डिस्चार्ज ना हो जाए। तो कई बार आपने देखा हो किसी को हम टच करते तो हमें करंट मारता है, आपने कुछ दिनों पहले कुछ ज्यादा ही एक्टिविटी होती है, आपने टच कर रहा करंट मारा, करंट क्यों मारा? आपने किसी फरी कैट को पेट को पकड़ा उसको टच किया तो करंट मारे, क्यों? किसी डोर के हैंडल को टच किया करंट मारे, क्यों? जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आपके पास एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए थे उनको एक रास्ता मिल गया जाने का, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जाएंगे, आपको एक करंट महसूस होगा और वो ही है स्टैटिक करंट यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी स्टैटिक है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको दिखाया वो व्यक्ति चल रहा है, उसके पैरों से आप देख नेगेटिव चार्ज आया और हाथ से उसने उस नेगेटिव चार्ज को अपने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो जो शॉक लगता है उसके पीछे का रीजन ये है। ऐसे हमने बलून वाली एक्टिविटी दी, क्योंकि बर्थडे पे जब छोटे बच्चे होते हैं अक्सर बलून बांधा और हेयर पे किया और वॉल पे टांग के तो चिपक गया, हमने कोई फेविक्विक गोंद या मतलब कुछ भी इस तरह की चीज यूज नहीं करी। ऐसा क्यों हुआ? जब भी आपने उसको रब किया तो उन बलून्स पे क्या नेगेटिवली चार्ज आ गया, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे वहां पे, लेकिन अब क्या वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब हम बॉल की बात करेंगे तो वो तो पॉजिटिव चार्ज है, वहां प्रोटॉन है वहां पे, तो जब हम और आप मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। बॉल पॉजिटिवली चार्ज है, बलून नेगेटिवली चार्ज है, हमने रखा दोनों की में अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ, दोनों आपस में लग गए, यानी बलून उस वॉल पे स्टिक हो गया। समझना है क्यों स्टिक हुआ? ऐसे ही आपने देखा कई लोग हेड पहनते हैं और हेड को जब हटाते हैं, किसको हटाते हैं? हेड को जब हटाते हैं बाल खड़े खड़े हो जाते हैं। बाल खड़े खड़े क्यों हो जाते हैं बताइए? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास हुए, आपकी जो हेड से इलेक्ट्रॉन आपके बालों में आए और इलेक्ट्रॉन आपके बालों में आ गए। अब इलेक्ट्रॉन जो बाल में आए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, आपके हेड नेगेटिवली चार्ज हो गए, लेकिन जो बालों में सारे बालों पे नेगेटिवली चार्ज है। अब सेम चार्ज रिपल ईच अदर, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बार बार बोल रहा हूं सेम चार्ज रिपल ईच अदर, मतलब बाल के हर बाल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, इसलिए वो आपस में ऐसे खड़ी पोजीशन में हो जाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में हो जाते हैं, तो अलग अलग, क्योंकि वो पास में अट्रैक्ट नहीं हो सकते कि दोनों ही नेगेटिव चार्ज से दूर दूर होंगे। इसलिए आप देख सकते हैं बाल कैसे खड़े हो गए। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है एक बच्चे को, आप देख सकते हैं व्हेन यू, आपको वहां पे दिख रहा है कि एज यू रिमूव योर हेड, as you remove your head, electron are transferred from head to hair। इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं? हेड से हेयर में। Object with the same charge repel each other, your hair will stand on end, your hairs are simply trying to get as far away from each other as possible। आप देख सकते हो हमारे जो बाल हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सब के सब नेगेटिवली चार्ज हैं, सब पे सेम साइन है और सेम साइन क्या करता है? रिपल करता है। क्या करता है? रिपल ईच अदर। समझ में आया कैसे, क्यों ऐसा होता है? कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मैं शू वाली बात करूं, शू को हमने कारपेट पे रब किया तो मैं उसको नेगेटिवली चार्ज आ गया, या बलून पे नेगेटिवली चार्ज आ गया, या मैं बात करूं मैंने ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को मैं सिल्क के ऊपर जब रब किया तो उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आ गया। ऐसा क्यों हुआ? व्हेन, मैं लिखा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन यू आर रबिंग द ग्लास रॉड विद द सिल्क क्लॉथ, इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रिप्ड away from the atom in the glass and transferred to the silk cloth। मतलब जो आपके एटम है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं? आपके इलेक्ट्रॉन आपके ग्लास रॉड से हटके आपकी सिल्क पे चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो कह रहा हूं भाई अगर हमने ग्लास रॉड को सिल्क पे जब हमने रब किया तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन उठके ग्लास रॉड पे क्यों नहीं आए? ग्लास रॉड के ही आपके सिल्क पे क्यों गए? देखो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पे डिफाइन करता है, मतलब कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैप्पियर है कहीं पर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाले केस में कहां पर हैप्पियर कंडीशन में, वो कहां पे ज्यादा खुश है? सिल्क पे ज्यादा खुश है। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए? यहाँ से लूज हुए इस प्रॉपर्टी की वजह से, और इस प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क पे पहुंच गए। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये कुछ एग्जांपल है। ऐसे ही आपने देखो आसमान में आपके जब क्लाउड्स है तो वहां नेगेटिव चार्ज मैंने दिखाया हुआ कैसे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, और किसी बिल्डिंग में पॉजिटिव चार्ज होगा तो बस
डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और उसी तरह रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कई बार ऐसे मौसम में इन पेड़ों के नीचे आपको बाहर खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज मैं जो डिस्कस करूंगा, मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो मैं बल्ब दिखाया हुआ, बैटरी दिखाया हुआ, उसको मैं हम पढ़ेंगे, जिसे हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। व्हाट, पॉजिटिव या नेगेटिव, दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन मान लीजिए और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जो आप जानते ही हो। दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो एक थ्योरी क्या कहती है, मैंने अभी बताया, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक का मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, डिफरेंट है, अनलाइक है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग है तो अट्रैक्ट करेंगे। बट सेम चार्ज रिपल ईच अदर। व्हाट, सेम चार्ज रिपल ईच अदर। जो सेम चार्ज है वो दूर भागेंगे, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है। क्या है, दोनों ही पॉजिटिव। अब पॉजिटिव एक दूसरे दूर, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास एक दूसरे दूर जाएंगे, रिपल करेंगे, रिपल दूर जाएंगे। ऐसे नेगेटिव को आप पास मिलाएंगे नहीं, नेगेटिव दूर जाएंगे। तो जो लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, लाइक मतलब एक जैसे, सेम चार्ज रिपल करते थे। आप लोग लाइक चार्ज रिपल ईच अदर बट डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। डिफरेंट मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कूलम होती है। मतलब उसको जो हम मेजर करते हैं कूलम में मेजर करते हैं। और इलेक्ट्रॉन की आपको वैल्यू पता हो, उसमें कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। जी हाँ, माइनस का 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज होता है। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाए हुए, आप देख सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जो पॉजिटिव पॉजिटिव में वो सेम चार्ज है, तो सेम यानी लाइक चार्ज रिपल मतलब दूर जा रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव लाइक है, एक जैसे, तो रिपल कर रहे हैं। पर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट है, अलग चार्ज है वो। तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। आप देख सकते हो जो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट ईच अदर कर। समझ में आया, क्या पॉजिटिव है चार्ज, क्या नेगेटिव चार्ज है। वहां पे कितने तरह के चार्ज है, दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब आता है भाई इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हो इन अ कंडक्टर सच एज मेटल वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज जब फ्लो होता है, क्या, जब चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैंने क्या बोला, फ्लो ऑफ चार्ज, लिख लीजिए कॉपी में, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन से है, चार्ज से है। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। पहला फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, I is equals to Q upon T, I is equals to Q upon T। मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, एक फॉर्मूला और होता है, Q is equals to Ne। मतलब किसी कोई मेटल वायर है, कोई कंडक्टर आपके पास है और आप जानना चाहते हो इसमें कितना चार्ज है, तो आपको इलेक्ट्रॉन की मैंने वैल्यू बताई 1.6 into 10 to the power 19 होती है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आप पे कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका टोटल चार्ज हो गया। 20 इलेक्ट्रॉन है 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो उसका टोटल चार्ज हो गया। 50 इलेक्ट्रॉन है 50 का मल्टीप्लाई कर दो उसका टोटल चार्ज हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लीजिए मैंने एक वायर लिया, उस वायर में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19। तो टोटल चार्ज हुआ Q is equal to Ne। लिख लीजिए कॉपी पे, Q is equals to Ne, Q is equals to Ne। तो Q is equals to N के लिए 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19। 2 into 1.6 कितना होता है, 3.2। तो 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलम ये चार्ज होगा उस मेटल वायर पे। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग सेक्शन बनाया हुआ है। आई बॉल अभी आपको आएगा, इस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे। और न्यूमेरिकल करने का तभी बेनिफिट है पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, I is equals to Q upon T। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, I is equals to Q upon T। लिख लीजिए, I is equals to Q upon T। Yes, this is the first formula for you। तो I क्या है यहाँ पे, I का माने करंट, I का मतलब क्या है यहाँ पे करंट। I means करंट, Q means चार्ज, T माने टाइम।
आई मींस करंट, करंट को हम डिनोट करते हैं आई सिंबल से, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू सिंबल से, और टाइम को डिनोट करते हैं हम लोग टी सिंबल से, ठीक है। आई माने करंट है, क्यू माने चार्ज है जिसका एसआई यूनिट कूलम होता है, और टी माने टाइम है। तो अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो करंट को नापते हैं कि 5 किलो करंट, क्या करंट को किलो में नाप सकते हैं? ऐसा तो आपको पता है, हर चीज को मेजर करने के लिए यूनिट होती है। जैसे कोई वेट वाली चीज है उसको हम केजी में ले रहे होते हैं कि भाई 2 केजीज पोटैटो दे दो, 2 केजीज टोमेटो दे दो, है ना। जो लिक्विड है उसको हम लीटर में मेजर करते हैं, भैया 2 लीटर मिल्क दे दो। ऐसा नहीं कहता भैया 2 केजी मिल्क दे दो। अधिकतर लोगों को देखा कहता भैया 2 किलो दूध दे दो जरा। भाई दूध 2 किलो कैसे देगा, वो लीटर्स में देगा, समझ में आया। तो हर चीज की यूनिट है। रोड को मेजर करते हैं, लेंथ को किलोमीटर्स में करते हैं। आप कभी कहते हो मैं आज 5 केजी रोड चलकर आया हूं, नहीं, हम क्या बोलते हैं मैं 5 किलोमीटर चलकर आया हूं। तो हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, उसको उसी यूनिट में नापा जाता है। ऐसी करंट को भी मेजर करने के लिए एक यूनिट है जिसको बोलते हैं एम्पियर। आप थोड़ी ना बोलोगे 5 किलोमीटर करंट फ्लो हो रहा है, नहीं, ये क्या होता है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट को जिसमें हम मेजर करते हैं उसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। तो टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड्स होता है। टाइम को हम केजी में थोड़ा मेजर करते हैं 2 केजी टाइम हो गया, नहीं, 2 सेकंड हो गया, 2 मिनट्स हो गया, 2 आवर्स हो गया। तो जो ऐसा यूनिट है टाइम की वो सेकंड्स है, चार्ज की कूलम है, और करंट की एम्पियर। तो लिख लीजिए I is equal to Q upon T, I करंट, Q चार्ज, टाइम सेकंड, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके अंदर। अब एम्पियर की बात करूं, करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर यूज करें। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन एम्पियर, डिफाइन एम्पियर। एम्पियर को डिफाइन करिए भाई, एम्पियर क्या होता है। तो एम्पियर क्या, करंट है। करंट क्या होता है, Q, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। मतलब जब 1 चार्ज हो, Q1 हो, टाइम भी 1 हो, तो 1 अपॉन 1 एम्पियर आएगा। तो आप क्या बोलोगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। मतलब 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड में, उसी को 1 एम्पियर। 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड में, उसी को 1 एम्पियर करंट बोलते हैं। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अमीटर। मैंने आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ, आप देख सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम लोग अमीटर। क्या बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग, अमीटर। इसमें आप देख सकते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो एन अमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। एक अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होना चाहिए। अब आपको ये सर रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ये कहां से आया बताओ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो, रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। करंट का दुश्मन होता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट को ही नहीं फ्लो होने देगा। तो आप यहाँ पे करंट को मेजर करना है, तो मेजर कैसे करोगे। अगर किसी एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो करंट फ्लो नहीं होने देगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो आप उसे मेजर कैसे करोगे। इसलिए रेजिस्टेंस का जो एमीटर का रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। रेजिस्टेंस एग्जैक्टली है क्या, बस कुछ मिनटों बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आता है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है। मैंने करंट बता दिया, करंट का फॉर्मूला बताया I इक्वल्स टू Q अपॉन T, उससे एक फॉर्मूला बता दिया Q इज इक्वल्स टू NE। हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज क्या होता है। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या होती है। देखो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में भी आ चुका है। तो सबसे पहला आप लिखेंगे जो करंट का डायरेक्शन होता है, करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है। व्हाट, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आप देख सकते हैं सेल देखा, सेल में ऊपर एक पर उठा हुआ होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और नीचे जो फ्लैट सरफेस को नेगेटिव बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है आपका वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम इस तरीके से और समझ सकते हैं। देखो हमारे पास हमने कोई सर्किट लिया, सर्किट में क्या है कि वायर में इलेक्ट्रॉन है, उस वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एग्जाम, अच्छा एक क्वेश्चन है कंडक्टर और इंसुलेटर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर, मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। तो जो कंडक्टर होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। जिन सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वहां करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी वो कंडक्टर नहीं होंगे। अब जब मैंने सेल कनेक्ट किया, सेल के ऊपर क्या साइन था, पॉजिटिव। क्या साइन था यहाँ पे, पॉजिटिव। और यहाँ पे तार जुड़ा हुआ है, जो वायर जुड़ा हुआ है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है उसमें, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, और वो टॉप कैसे, पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अनलाइक लाइक क्या है यहाँ पे, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या बोला मैंने, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वायर में नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, वायर में नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना चालू करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूवमेंट करेंगे तो करंट यहाँ से मूवमेंट करेगा। तो यानी कि आप क्या बोलोगे, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहे हैं तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव में जाएगा। तो एग्जाम में आपसे पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप बोलोगे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, या ऐसा बोल सकते हो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो करंट ऐसे चला जाएगा। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन प्रोटॉन की भी होती है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। तीन तरीके से बताया, एक तो आप बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पहला पॉइंट। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल सकते हो, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो आपको मैंने दिखाया हुआ है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। जो करंट है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ब्लू कलर से, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे नेगेटिवली चार्ज है, वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। एक मैंने यहाँ पे फिगर आपको दिखाया, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने बताया जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरह आ रहा है और डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे देखते हैं, आगे इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या है उसकी बात करते हैं। तो अब मैंने दिखाया कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट मेक्स द सब्सटेंस कंडक्टर एंड व्हाट मेक्स द सब्सटेंस इंसुलेटर। ऐसा क्या है जो किसी चीज को कंडक्टर बना देता है और ऐसा क्या है उसी चीज को इंसुलेटर बना देता है। अब आप कहेंगे सर कंडक्टर और इंसुलेटर पता ही नहीं क्या होता है, मैं बताता हूँ कंडक्टर क्या होता है। दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस, ऐसी चीजें जिनमें से करंट फ्लो हो जाता है, करंट या आप बोलो करंट मार जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, उसी को हम कंडक्टर बोलते हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे सब्सटेंस जिनसे करंट फ्लो नहीं हो सकता उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। कंडक्टर में क्या हुआ, मेटल ले गया, आयरन हो गया, लोहे का तार पकड़ लो करंट मार जाएगा, कॉपर वायर हो करंट मार जाएगा, करंट आता है कि नहीं आता, ये हमारे कंडक्टर है। इंसुलेटर कहते हैं प्लास्टिक आपकी इंसुलेटर है, रबर आपका इंसुलेटर है, ड्राई एयर आपका इंसुलेटर है, उनमें आपको करंट नहीं मारता। आप प्लास्टिक पे आपने बिजली का तार लगा दिया, प्लास्टिक की चीज को दूसरी तरफ से पकड़ लिया, आपको करंट नहीं मारेगा। पर आपने लोहे का डंडा लिया, उस पे एक तार जोड़ दिया, करंट ऑन कर दिया, तार को और लोहे के डंडे को पकड़ लिया, करंट मार जाएगा। क्यों? ये जो आयरन रॉड था, इट इज द कंडक्टर of electricity, but plastic is not a conductor of electricity. तो they all are made up of atom, हमें पता है सब चीज से बने हुए हैं, लेकिन एक चीज कंडक्टर है और एक चीज इंसुलेटर है। दिमाग में सवाल नहीं आता ऐसा क्यों, कुछ में तो करंट फ्लो होता है, कुछ में करंट नहीं होता, ऐसा क्यों होता है। तो what makes substance conductor, मेरा सवाल है आपसे, what makes the substance conductor, ऐसा क्या है जो किसी को कंडक्टर बना देता है और किसी को इंसुलेटर। तो उसका जवाब है फ्री इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो किसी सब्सटेंस को कंडक्टर बना देती है और किसी सब्सटेंस को इंसुलेटर बना देती है। मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। क्या कहा मैंने, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। फिर से बोलो, क्या कहा मैंने, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, लेकिन जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उसको हम कंडक्टर नहीं बोलेंगे। क्या, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे उसको हम लोग कंडक्टर नहीं बोलेंगे। मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर है और जिसमें नहीं है वो इंसुलेटर है। अब हमारा इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करता है, कभी सोचते हैं ना फ्लो कैसे करता है। मतलब आप यहाँ पे स्विच ऑन करते हो तो आपका पंखा चल जाता है। मान लीजिए आपका स्विच बगल में रूम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता और स्विच ऑन करते ही आपका फैन ऑन हो जाता है। पर मेरा सवाल ये है कि आपने फैन तो आपका यहीं लगा हुआ है, मान लो दिल्ली में हो, दिल्ली में आपका फैन लगाया हुआ है और उसका स्विच उठा के आपने दिल्ली से दूर पानीपत में जाके आपने लगा दिया और आपने स्विच ऑन किया, तो क्या फैन को ऑन होने में टाइम लगेगा या जैसे पहले ऑन होता तुरंत वैसे ही ऑन हो जाएगा। और मान लीजिए स्विच को ले जाके आपने मुंबई में लगा दिया, महाराष्ट्र में जाके लगा दिया और आपका फैन लगा हुआ है दिल्ली में, अब आपने वहां से स्विच को ऑन किया तो भी फैन तुरंत ऑन हो जाएगा या वो टाइम लेगा। जब घर के अंदर तो स्विच ऑन करती फैन चालू हो जाता है। तो ऐसा है कि नहीं है। देखिए कुछ बच्चों ने मुझे आंसर लिख के भेजा था, जब पहले मैं लास्ट क्विज जब कर रहा था
तो बच्चे बोले कि नहीं सर टाइम लगेगा क्योंकि महाराष्ट्र से करंट आते 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 वक्त लगेगा, पर हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टाइम नहीं लगेगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ करंट काम कैसे करता है। मैंने आपको जो डायग्राम दिखाया, एक पहले वाले डायग्राम में आप देख रहे हो ब्लू ब्लू कलर जो मैंने आपको दिखाया वो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप देखो कुछ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कोई लेफ्ट जा रहे हैं, कोई राइट जा रहे हैं, कोई नीचे जा रहे हैं। ये एक वायर है, उस वायर को मैंने जूम किया हुआ है, फोन में जूम करते हैं ना फोटो को, ऐसे मैंने कॉपर वायर लिया, उस कॉपर वायर को जूम करके मैं आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कौन सी स्टेट है, ये वो स्टेट है जब हमारे कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन अपने मन मर्जी के मालिक हैं, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। जैसी क्लास में टीचर ना होने पर होता है, क्या होता है, टीचर में नहीं आ रहा था, आगे वाला बच्चा कूद के पीछे जा रहा होता है, राइट वाला लेफ्ट में आ रहा है, कोई यहाँ से धक्का दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब आपको ऊपर खावड़ ऐसे घूम रहे होते हैं। सेम इलेक्ट्रॉन से फ्री आराम से घूम रहे हैं, जहां मर्जी वहां घूम रहे हैं, क्योंकि अभी स्विच वगैरह ऑफ है, कुछ कनेक्टिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन आपस में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, नीचे वाला फिगर देखिए, उसी वायर के आगे मैंने प्लस का साइन लगा दिया, क्या लगा दिया, प्लस का साइन, मतलब मैं यहाँ पे दिखाया कि मैंने करंट चालू कर दिया। अब करंट चालू है, बैटरी लगाई हुई, पहले वाले डायग्राम में दिखाया था, ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया सेल जोड़ा हुआ है ना मैंने, सेल में पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट, क्या होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्टिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ, तो ऐसे जो तार के आगे वाला ऐसा दिखाई नहीं, पॉजिटिव लिख के छोड़ दिया, सेल लगा हुआ है और वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो तुरंत नेगेटिव भागेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एक ही हो जाएगा, सब सीधे हो जाएंगे और सीधा प्रोटॉन की तरफ, सीधा पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे क्लास में टीचर आने के बाद सारे बच्चे बिल्कुल इधर उधर नहीं घूमते, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं और ऐसे बैठे तो कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे वो एग्जैक्ट मूवमेंट कर रहे होते हैं, एक जैसा मूवमेंट वो लोग कर रहे होते हैं, इसी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करना चालू करेंगे। और मैंने क्या बताया, अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट का मूवमेंट होगा, समझ लो करंट का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन मूव होगा, इलेक्ट्रॉन हिला नहीं कि करंट फ्लो हुआ नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन हिला नहीं कि करंट फ्लो हुआ नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव से करंट आया अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में आया। इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वर्क करती है, इस तरह से करंट फ्लो होता है। और ऐसा क्या है जो किसी को कंडक्टर बनाता है, किसी को इंसुलेटर, वो है भैया फ्री इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर दिए जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ कंडक्टर्स की, जो मैं अभी बता रहा था, दो सब्सटेंसेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जो मेटल्स है ये सब क्या है आपके कंडक्टर्स हैं। और इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता, दो सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। मैंने डायग्राम दिखाया, एक वायर दिखाया मैंने, वायर में कॉपर वायर है, उसके ऊपर ब्लू कलर का आप देखते हो जो रबड़ चढ़ी हुई होती है वो है, रबड़ इसलिए चढ़ी हुई होती है कि आपने गलती से टच किया है, मतलब कहीं से भी जाएगा तो कहीं ना कहीं सरफेस को टच करेगा तो करंट मारने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो हमने इंसुलेटर लगा दिया उस कॉपर वायर के बाद, मतलब अगर आप उसे टच करोगे तो आपको करंट नहीं मारे। तो जो अंदर कॉपर वायर है वो कंडक्टर है और जो बाहर रबड़ चढ़ा हुआ है वो इंसुलेटर है। ऐसे हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं, ग्लास हुई, रबड़ हुई, प्लास्टिक हुई, पेपर हुई, वुड हुई, वुड है वो भी हमारा क्या, ड्राई वुड जो होती है वो भी हमारा क्या इंसुलेटर है, ड्राई एयर है वो इंसुलेटर है, ठीक है, वूल है, वुड है, ये सब हमारे इंसुलेटर है। तो मेरा सवाल यहाँ पर आता है आप लोगों से, क्या जो प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड प्योर वाटर है, क्या वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है, ये भी मेरा क्विज का सवाल था। तो ज्यादातर बच्चों ने बताया था कि भाई पानी में तो हमारे कूलर के पानी में करंट आ जाता है, बाल्टी में करंट आ जाता है, तो वाटर इज कंडक्टर। देखिए मैं यहाँ पे प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर की बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसा पानी जिसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं है, यानी प्योर वाटर है। अगर प्योर वाटर है ना तो इंसुलेटर होता है, करंट के अंदर, पानी के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होता आपको, लेकिन हमारा तो पानी है उसमें करंट फ्लो होता है। आप सही कह रहे हो, वो इसलिए फ्लो करता है क्योंकि उस पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारे मेटल्स डिसॉल्व होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जो करंट को कैरी कर सकती हैं, इसलिए उन पानी में करंट मारता है। डोंट ट्राई इट एट योर होम। अगर आपके घर में डिस्टिल्ड वाटर आता है, प्योर वाटर है, आप यानी हमारे आरओ का पानी वो प्योर होता है, मैं उसमें एक तरफ तार डाल के चेक करूं, मत चेक करना, आप कितना भी कर लो आपको प्योर वाटर नहीं मिलेगा। समझ में आया? प्योर वाटर जो हाई लेवल की लैब्स होती हैं वहीं पर ही अवेलेबल होता है, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, वहां देखा हुआ है कि जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है,
उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता, तो जो प्योर वाटर है वो इंसुलेटर होता है, पर जो आपके घर पे पानी है उसमें इसलिए फ्लो होता है क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं। ये तो होगी वाटर की बात। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, बोलता है इज ह्यूमन बॉडी कंडक्टर और इंसुलेटर? क्या सवाल है? जो ह्यूमन बॉडी है वो कंडक्टर है इंसुलेटर है? मतलब ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है इंसुलेटर है? अब सवाल का जवाब होता है कि भाई अगर कंडक्टर है तो मतलब एक सर्किट तो पता ही ना, बल्ब होता है, तार होता है, तो बल्ब लगा हुआ है, तार आ रहा है, कहीं पे तार छोटा पड़ा है तो व्यक्ति को कह रहा है भैया दो तार खींच के तुम पकड़ जाओ तो करंट फ्लो हो जाए। अगर तार छोटा पड़ेगा तो बल्ब कैसे जलेगा? नहीं होगा, तो हमें कंडक्टर चाहिए, तो आपने दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लिया तो बल्ब जल जाना चाहिए। तो यानी कि ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है तो फिर बल्ब जला देगी, और ऐसा नहीं है तो फिर वो क्या इंसुलेटर है। ऐसा है जी यहाँ पे। अब बताओ क्या हो सकता है? चलो मैं बताता हूँ। ह्यूमन बॉडी यस इट इज अ कंडक्टर, वो कंडक्टर है। आप सही कह रहे हो, मतलब बल्ब जलेगा, बल्ब जल गया तो इंसान फूक जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी है वो कंडक्टर होती है करंट की। लेकिन आपने एक मूवी देखी हो, काफी कम लोगों ने देखी, हंगामा मूवी थी, वहां पे भी क्या दिखाया हुआ था कि कुछ लोग भाग, हंगामा थी या कोई और मूवी थी वो एग्जैक्टली याद नहीं है, कुछ लोग भाग रहे होते हैं, लड़ते 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 एक फैक्ट्री में घुस जाते हैं और एक ट्रांसफार्मर होता है, करंट का एक यूनिट होता है, उस पर एक व्यक्ति जाके चिपक जाता है। उसके पीछे दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है यहाँ लड़ाई हो रही तो चिपका हुआ, चल चल चल, उसे टच करता है, वो भी चिपक जाता है। उसको भगाने के लिए तीसरा व्यक्ति आता है, वो भी चिपक जाता है। उसके बाद दुश्मन की पार्टी का बंदा आया था, वो डंडा लेके आया था, कहता है हाँ ये तो आपस में खेल रहे हैं, चलो उनको मारता हूँ। वो लोहे का डंडा लेके उसके मारता है, वो चिपक जाता है। फिर उसकी टीम का बंदा उसको बुलाना आता है, वो चिपक जाता है। ऐसे करके लॉन्ग चेन बन जाती है। जो ये लॉन्ग चेन वो बनाती है, क्या दिखाने की कोशिश करती है कि ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आप कल को मूवी डायरेक्ट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ आएगा? तो ह्यूमन बॉडी इज आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे सुना ही तो होगा ना, बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो समझ आ गया। वाटर, प्योर वाटर की बात करें तो वो इंसुलेटर है, वो कंडक्टर नहीं है, पर ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या कंडक्टर होता है हमारे पास, कौन से इंसुलेटर होता है, राइट? तो मैंने यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करो कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। मैं बता चुका हूँ, अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटीन्यूअस हो, कहीं पे कोई ब्रेक ना हो, कोई तार कहीं टूटा ना हो, और क्लोज पाथ हो, सारे आपके जो वायर है पॉजिटिव टर्मिनल से आपके जो भी आपने लोड लगाया हुआ, लोड मतलब बल्ब ले लो, बल्ब है और उससे आप नेगेटिव कनेक्ट हुआ, तो ये पूरा कंप्लीट सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट हो गया, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर कहीं पर भी कोई तार शॉर्ट होगा या कुछ भी चीज खराब होगी तो फिर ये सर्किट काम नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, आई एम रिपीटिंग अगेन, the electric potential at a point is an electric field is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in electric field is called electric potential। मैंने क्या कहा? The work done in moving unit positive charge, what the work done, आपको दिख रहा है ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक यूनिट माने होता है 1, पॉजिटिव माने प्लस, q माने 4, इसमें +1q लिखा है। यूनिट माने 1, पॉजिटिव माने प्लस, एक प्लस के चार्ज को लाने में। The work done in moving मतलब मूव कराने में, क्या मूव कराने में भी है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वेयर? फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी समझते ना, बहुत दूर जिसको हम जा नहीं सकते, इन्फिनिटी। वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम to that point in electric field is called electric potential। मैं दिखाई पॉजिटिव यूनिट चार्ज को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन कर रहा हूँ, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The work done in moving unit positive charge from infinity to that point in electric field is called electric potential। एग्जाम में कीजिएगा पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ आएगा, रटना नहीं है, समझना है। 2-3 बार और सुन लो। क्या बोला मैंने? द वर्क डन, काम किया, किसमें काम किया भैया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के लाए। कहां से पकड़ के लाए? इन्फिनिटी से। कहां तक लाए? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लाए, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अंग्रेजी में आप लिख लीजिएगा, बोल लीजिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point in electric field is called electric potential।
अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो मेरे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका आता है वो? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट होती है। जैसे करंट को किसमें नापते थे? अमीटर में। टाइम को सेकंड में, चार्ज को कूलम में। ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो मेजर करेंगे। यस, इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। VOLT, वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। एग्जाम में है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? आप क्या लिखेंगे? वोल्ट। क्या लिखेंगे आप लोग? वोल्ट। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपने 1 जूल वर्क किया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्लो कराना है, उसी को बोलेंगे 1 वोल्ट। देखते हैं अब हमारे पास क्या है यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। हम लोग कौन सी थ्योरी वो देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point. छोटा सा डिफरेंस है, वहां इंफिनिटी से लेकर आ रहे थे ना, तो भाई इंफिनिटी पे जाके कौन लेकर आएगा? हम एक सर्किट की बात कर रहे हैं, एक सर्किट में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो एक पॉइंट से लेके जाओ भैया दूसरे पॉइंट तक ले जाओ। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। The work done in moving a unit charge from one point to another point, one point to another point is called potential difference. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुम्हारी फॉर्मूला का V is equals to W upon Q. What? V is equals to W upon Q. V is equals to W upon Q. V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन, जो आपने काम किया, अपॉन इन मूविंग अ चार्ज Q। V बराबर W अपॉन Q, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, उसे पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जाम में लिख देंगे द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एनी सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। आपने कितने चार्ज को मूव कराया है, उसमें जो वर्क किया है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फार्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। फार्मूला नोट कर लीजिए। बार-बार कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ वीडियो को सुन रहे हैं तो बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए, आपको लिखना भी पड़ेगा। टाइम को यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। पहला फार्मूला हमने लिखा था Q इज इक्वल टू NE, फिर लिखा था हमने I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब मैंने भी आपको लिखा है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ऐसे ही यूनिट की मतलब ऐसा यूनिट होती है वर्क। वर्क की ऐसा यूनिट जहां तो बचपन से पढ़ता है जूल होती है। क्या होती है? जूल। वर्क को जो मेजर किया था वो जूल में मेजर किया जाता है। नीचे चार्ज है Q, Q को चार्ज को कूलम में, यानी ऊपर जूल नीचे कूलम, तो जूल अपॉन कूलम को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। अब करंट को नापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, अमीटर बोल दिया। हर चीज को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट होता है। द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टमीटर। वोल्टेज को नापने के लिए, वोल्ट को नापने के लिए हमारे एक मीटर का इस्तेमाल हम वोल्टमीटर बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड अ मीटर। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्टमीटर। क्या यहाँ पे वोल्टमीटर आएगा? एक्चुअली अमीटर लिखा हुआ है बट इट्स अ वोल्टमीटर, राइट? तो वोल्टमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, लो नहीं है। यहाँ पे लो किसका होता है? अमीटर। अमीटर के हिसाब से यहाँ पे लो आ गया है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस याद हो गया? रिपीट कर लीजिए वीडियो पॉज करके एक बार। अब फार्मूला V बराबर W अपॉन Q। एक फार्मूला से तीन फार्मूले बनते हैं। V बराबर W अपॉन Q, तो W बराबर V into Q, W बराबर V into Q, and Q is equals to W upon V। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगले फार्मूले देखते हैं हम लोग। आप आएंगे ओम्स लॉ। क्या आता है? ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक एग्जाम में बहुत पूछा था, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? क्या पूछा जाएगा? ओम्स लॉ क्या होता है? तो बात करते हैं हम ओम्स लॉ के आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है देखते हैं। ओम्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी का जो टॉपिक है ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चंस में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब मैक्सिमम पेपर में इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओम्स लॉ ने एक रिलेशनशिप दिया था हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। करंट पढ़ा दिए मैंने आपको पिछली क्लास में, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा दिया मैंने आपको पिछली क्लास में। अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में रिलेशनशिप दिया, वो किसने दिया? ओम ने दिया। तो इसका नाम है ओम्स लॉ। क्या रखा गया है? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो पूछे कि हम भाई पढ़ते क्यों है ओम्स लॉ?
है ना, क्या बेनिफिट है? तो आप क्या बोलोगे, ओम्स लॉ क्यों पढ़ा जाता है? इट गिव्स रिलेशनशिप किसके बीच में? पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बीच में। ओम्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये बात तो समझ में आ गई, बट कौन सा रिलेशनशिप रहता है, क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ध्यान रखिए कांस्टेंट टेंपरेचर लिखना बहुत जरूरी है। एट कांस्टेंट टेंपरेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। मतलब जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, I है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। देखो एग्जाम में मैंने अधिकतर बच्चों को लिखते हुए देखा है, जो पढ़कर आते हैं वो क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं V is proportional to Y, पहला वो लिखते हैं V is directly proportional to Y। नहीं, यहां मिल गया I is directly proportional to V, क्योंकि ओम्स का जो स्टेटमेंट था उन्होंने कहा था करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, I is directly proportional to V। अगर V बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी उस कंडक्टर में कम फ्लो होगा। लेकिन वाइस वर्सा है, उल्टा कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या, एज पर ओम्स लॉ I is proportional to V, तो उल्टा किया तो V is also proportional to I। I increase तो V increase, I decrease तो V decrease। आप समझते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सॉरी आप समझते हैं ना प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल साइन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल के साइन का मतलब होता है कि अगर सामने वाली चीज इंक्रीज होती है तो इधर वाली भी इंक्रीज होगी। अगर RHS इंक्रीज हो रहा है तो LHS इंक्रीज होगा, अगर RHS डिक्रीज हो रहा है तो LHS भी डिक्रीज होगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, या A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/B। मतलब वो नीचे वाली चीज बढ़ेगी तो ऊपर वाली कम होगी, और ऊपर वाली बढ़ेगी तो नीचे वाली कम होगी, राइट। तो मैंने बोला एज पर ओम्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन जब भी हम कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं तो कभी आपने देखा प्रोपोर्शनल का साइन नहीं, फॉर्मूले में हमेशा इज इक्वल्स टू का साइन होता है। इसका मतलब मेरे सामने समस्या है कि मुझे इस प्रोपोर्शनल को हटा के इज इक्वल्स टू लगाना है, पर ऐसे कैसे लगा देंगे? तो जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम इज इक्वल्स टू लगाते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो कांस्टेंट लेता हूँ मैंने R लिया, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैंने V इज प्रोपोर्शनल टू I है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इज इक्वल्स टू लगाया, तो एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो मैंने R लिया तो मेरा फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल्स टू RI या V इज इक्वल्स टू IR। हियर R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पे R एक क्या है, कांस्टेंट, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये वही रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको बताया था, अमीटर में लो होना चाहिए, वोल्ट मीटर में हाई होना चाहिए। करंट का दुश्मन है। आपको करंट का दुश्मन कैसे, तो देखिए अगली लाइन में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, V इज इक्वल टू RI हो गया, तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू RI, तो I में तो R नीचे ले जाओ, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। व्हाट, I इज इक्वल टू V अपॉन R। मतलब आप बोलोगे I इक्वल्स टू V अपॉन R, R नीचे है। अगर R में जितनी छोटी वैल्यू पुट करोगे V की वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी, और R की वैल्यू जितनी ज्यादा पुट करोगे I की वैल्यू उतनी छोटी आएगी। यहाँ I है और यहाँ R है, I और एक दूसरे के दुश्मन है। R बढ़ता जाएगा तो I छोटा होता जाएगा, और R अगर छोटा होता जाएगा तो I बढ़ता जाएगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, I और R एक दूसरे के दुश्मन, मैं आपको बता रहा था। इसलिए अमीटर में हमें करंट मेजर करना है, अगर R ज्यादा होगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो मेजर कैसे करें? इसलिए मैं कहता रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो। समझ में आएंगे? तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये रूल तो पता होगा ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, I इज इक्वल टू V अपॉन R, मतलब डिनोमिनेटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। अगर R बड़ा है तो I कम होगा, अगर R कम है तो I क्या होगा, ज्यादा होगा। I इक्वल टू सिंपल शब्द है हमारे पास, बहुत सिंपल वर्ड्स है। I इज इक्वल टू V अपॉन R। व्हाट, I इज इक्वल टू V अपॉन R। R ज्यादा तो I कम, I कम तो R ज्यादा। क्लियर है कि नहीं है? So the current is directly proportional to potential difference and the current is inversely proportional to resistance। V और I आपस में proportional है, पर R के I inversely proportional है। अगर R बढ़ाते जाओगे तो I कम होता जाएगा, R कम करते जाओगे तो I बढ़ता जाएगा। इसको और समझने की कोशिश करते हैं, बस इतना ध्यान रखिए एग्जाम में आएगा कि हमने ओम्स लॉ क्यों पढ़ा, तो आप क्या लिखेंगे, ओम्स लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या था ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेंपरेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये ओम्स लॉ था। I इज प्रोपोर्शनल टू V, तो हमने लिखा V इज प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शन कटा है V इक्वल टू IR। ये आपका ओम्स लॉ हो गया। अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इसको हम क्या देख सकते हैं।
यहाँ में लिखा था प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोज टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो मैंने आर बताया, आर का फॉर्मूला बताया अभी हमने, आर क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर हुआ, तो आर हमारा है तो आई नीचे ले जाओ तो v अपॉन आई हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू v अपॉन आई। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इज अपोज द फ्लो ऑफ करंट, किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसमें करंट फ्लो होने से रोकता है, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। आया ना, दुश्मन निकल के आया ना। तो ऐसे कैसे दुश्मन है, करंट को फ्लो होने से, कंडक्टर में ही करंट को फ्लो होने से रोकता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। R is equal to V upon I। समझ में आया? तो R का जो ऐसा, R को भी मेजर करना है, मेजर करने की सबकी अलग अलग यूनिट होती है। R को मेजर करने के लिए ओम का यूज किया जाता है, ऐसा यूनिट होती है ओम। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। वो लीटर्स नहीं है कि R 1 लीटर, 1 लीटर रेजिस्टेंस है, 5 लीटर रेजिस्टेंस नहीं, इसकी अपनी यूनिट है ओम। समझ में आ गया? करंट की एम्पियर थी, चार्ज की कूलम थी, टाइम की सेकंड थी, वर्क की जूल थी, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट थी, ऐसी रेजिस्टेंस की कितनी है, ओम। कितनी है, ओम। तो 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। चलिए आगे मूव करते हैं, इसके अंदर हम लोग आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे ना रेजिस्टेंस क्या है, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बता दिया, करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि मतलब R ज्यादा तो I कम, I कम तो R ज्यादा। अब यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैंने VIR मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो 3 बच्चे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो V क्या करता है, V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। V I को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो V I को आगे कब बढ़ाएगा, जब रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस दबा दिया। V प्रमोट कर रहा है I को, V इंक्रीज तो I इंक्रीज, पर तो क्या हो, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम, तो रेजिस्टेंस कम है, दबा दिया। अब अगली पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम अगली पिक्चर में बात करते हैं, तो मैंने झुंड दिखाया, वो रेजिस्टेंस का झुंड है। क्या है वो, रेजिस्टेंस का झुंड है। तो रेजिस्टेंस है वो, लेकिन येलो पार्ट नीचे दिख रहा है, येलो सर्कल में रेजिस्टेंस है, वो क्या है, बहुत नीचे है। रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या है, हाई है। रेजिस्टेंस नीचे है तो करंट हाई, रेजिस्टेंस नीचे गया तो करंट कहां गया, ऊपर गया, तो करंट हाई है, तो अब करंट दौड़ रहा है, करंट भाग रहा है। यानी जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होगा, उसमें उसे हम बहुत गुड कंडक्टर बोलते हैं। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसे हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वहां करंट भाग रहा है। तो आप देख रहे हो, इसका जो रेजिस्टेंस है वो वीक होने के कारण उसे करंट को रोक नहीं पा रहा, करंट एक अपनी स्पीड से भाग रहा है। तो येलो नीचे साइन है, रेजिस्टेंस वीक है तो करंट स्ट्रांग है। अब अगली जो पिक्चर है उसमें हम देखते हैं, उसमें हम उल्टा कर दिया। उसमें मैंने क्या उल्टा कर दिया यहाँ पे, उसके हम डिस्कस करते हैं कि जो करंट है, जो करंट है वो आगे, रेड है वो नीचे का साइन है, आर क्या है वो नीचे है, करंट कम है, करंट आगे बढ़ने की कोशिश, सुपरमैन टाइप दिखाया वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है करंट को फैलाता हुआ, लेकिन आगे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसने उसको रोक दिया। वो रोकने वाला येलो क्या है, वो स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस है, वो खुद स्ट्रांग होने की वजह से करंट को अपने आगे फ्लो होने नहीं दे रहा। क्या, वो खुद स्ट्रांग होने की वजह से करंट को अपने आगे फ्लो नहीं होने दे रहा, खुद स्ट्रांग होने के मतलब आर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, येलो वाला पार्ट स्ट्रांग है तो करंट कम, इसलिए करंट आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड आई। किस तरीके से आर ज्यादा तो आई कम, और आई कम तो आर ज्यादा। ठीक है, आगे बात करते हैं। रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया कि होता क्या है, पर रेजिस्टेंस डिपेंड किन चीजों पे करता है, उनके बारे में भी डिस्कस करना हम लोग को बहुत जरूरी है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स on the nature, length, area of cross section, temperature of the conductor। मतलब रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, अब ये कैसे डिसाइड होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है, ये कैसे डिसाइड होता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है। तो पहला था नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर पे डिपेंड करता है कि इस मटेरियल का नेचर क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो रेजिस्टेंस कम है, और कम फ्लो करता है तो वो उसका रेजिस्टेंस हाई है। दूसरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ का मतलब होता है कैसे रिलेट करता है, आगे बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर लेंथ जितनी बड़ी होगी तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा होगा। अगर आप मुंबई से लेकर दिल्ली तक तार डाल दोगे तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, और एक वायर आपने से दिल्ली के अंदर स्ट्रेट वायर डाला हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। 1 मीटर के वायर में रेजिस्टेंस कम होगा, और 10 मीटर के वायर में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो जितना बड़ा वायर उतना बड़ा रेजिस्टेंस। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना मोटा है, यहाँ पे उल्टा होगा, जितना ज्यादा मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और जितना पतला होगा उस वो का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब कोई चीज ज्यादा लोडेड है, ज्यादा मोटी है तो उसमें उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर कोई पतली चीज है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो अब करंट को फ्लो होने की प्रॉपर्टी कम हो जाती है,
फ्लो करंट को फ्लो होने में दिक्कत आती है। अगर टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है, करंट इजीली फ्लो हो जाता है। इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है ये। तो मैं रेसिस्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो रेसिस्टिविटी की मैं यहाँ पे बात करता हूं तो मैंने क्या लिखा है, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यहाँ पे बात कर रहे हैं, नीचे मैंने आपको दिखाया और देख लिए, R इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब वही प्रोपोर्शनल, R बढ़ेगा L बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वहां पे 1 अपॉन A लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दोनों को मिलाकर इसको ऊपर L है नीचे A है, तो मैं लिखूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। टेम्परेचर की तो नॉर्मल टेम्परेचर तो यहाँ कोई यूनिट तो काउंट होगी नहीं, इसलिए उसको लिखेंगे नहीं, तो R इज प्रोपोर्शनल टू हो गया L अपॉन A। क्या हो गया, तो मैंने कहा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A हो गया, वही वाली बात। R इज प्रोपोर्शनल, ऊपर L है नीचे A है, नीचे प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल नहीं चाहिए, प्रोपोर्शनल नहीं चाहिए, क्या बोलो, प्रोपोर्शनल नहीं चाहिए। तो प्रोपोर्शनल से हटाने के लिए क्या आता है, क्या आता है, यस कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का हटाएंगे, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इज इक्वल्स टू का लगाएंगे, जब इज इक्वल्स का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ये जो कांस्टेंट आया वो रो का साइन आया है, उससे बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, E को थोड़ा एक्सप्लेन के आप खोल दो, उसको बोलते हैं स्मॉल p टाइप जो बना हुआ है थोड़ा बड़ा हुआ, ये रो का साइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो R इज इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A, मतलब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी एक और फॉर्मूला आपके लिस्ट में ऐड हो गया, लिख लीजिए, नोटबुक उठाइए, पेन लीजिए, लिख लीजिए, R इज इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A। अगर आपको लग रहा है ना कि सर फॉर्मूले याद कैसे होंगे, कुछ नहीं, आपको पता है, थ्योरी आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आता है ना, न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। मैं फिर कहता हूं, अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो अब R इक्वल्स टू रो L अपॉन A हो गया। अब रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A। A डिवाइड में R के पास ले जाओ, R है L डिवाइड में, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया R इनटू A अपॉन L, R इनटू A अपॉन L। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। इसको मेजर कैसे करते हैं, ओम मीटर से, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये हमारा जो ओम्स लॉ था, इसके बाद आता है आपका द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर मेड अप ऑफ अलॉय rather than a pure metal। अगर जो भी हमारे हीटिंग एलिमेंट होते हैं, या टोस्टर ले लो आप, ठीक है, आयरन ले लो, तो ये हीटर्स ले लो, ये ना अलॉय के बने हुए होते हैं, इनके अंदर हम प्योर मेटल यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि अलॉय क्या होता है, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो प्योर मेटल के कंपैरिजन में बहुत हाई होती है। तो जब रेसिस्टिविटी हाई होने से करंट को फ्लो से रोकता है, तो उस वजह से रेड हॉट हो जाता है, और रेड हॉट हो जाता है तो हमें क्या मिलती है, इसकी हीट मिलती है हमको। तो द रेसिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज मच हायर देन द प्योर मेटल। The alloy does not undergo oxidation easily even at high temperature। और जो alloy होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो लॉन्ग टर्म तक चलते भी हैं। तो ये रीजन है, इसलिए हम अलॉय का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया, आगे देखते हैं। गुड कंडक्टर्स, रेसिस्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, दो सबसे रिच है लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस समझ में आ गया ना, जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कम है, उसको हम गुड कंडक्टर बोल देते हैं। जिसमें बहुत ज्यादा है, जिसमें कंडक्टर कंपैरेटिवली ज्यादा है, उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं, और जिसमें इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा है उसको हम लोग रेसिस्टर बोल देते हैं। तो गुड कंडक्टर का जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं, और रेसिस्टर क्या होते हैं, जिनमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेसिस्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर होता है दोस रेजिस्टेंस व्हिच हैव इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर में करंट फ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो इनफिनिटली हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है करंट फ्लो नहीं हो सकता। रेजिस्टर में रेजिस्टर जो होते हैं उनमें कंडक्टर के कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पर इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है। समझ आया व्हाट इज गुड कंडक्टर, व्हाट इज रेजिस्टर, और फिर आता है इंसुलेटर, इसका रेजिस्टेंस तो बहुत ज्यादा हाई होता है, करंट फ्लो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस को आप जोड़ेंगे कैसे रेजिस्टेंस को, तो इनका कंबाइन करने का तरीका से कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस बोलते हैं। दो मेथड है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब रेजिस्टेंस को जोड़ने के अलग अलग तरीके, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है क्या, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं।
सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर रेजिस्टर कनेक्टेड एंड टू एंड consecutively they are said to be connected in series। मतलब जब दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं एक के बाद एक, उसको बोलते हैं सीरीज। जैसे आपको मैंने R1 R2 R3 तीन रेजिस्टर दिखाए हैं, तीनों रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए एंड टू एंड, एक के बाद दूसरा जुड़ा था, दूसरे के बाद तीसरा। मतलब मान लीजिए आपने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ, बगल वाले ने आपका हाथ पकड़ा, उसके बगल में उसका हाथ, तो एक ऐसी लंबी जो रो बन रही है, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहले इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए सीरीज की कुछ खासियत है। सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत क्या है? आप देख रहे हो नीचे एक बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस है ना, बैटरी है, तो बैटरी जो करंट रिलीज करेगी वो ऐसे जाएगी, ऊपर आएगी, और तीनों रेजिस्टेंस लाइन में जितना करंट पहले में जाएगा उतना करंट दूसरे में जाएगा, और फिर तीसरे में भी उतना ही करंट जाएगा। मतलब एक ही पाथ है, मतलब एक रोड है, तो स्कूटर वालों के लिए, ट्रक वालों के लिए, बाइक वालों के लिए, सभी के लिए एक ही, पैदल वालों के लिए एक ही रोड बना हुआ, सभी को उस पर होके जाना पड़ेगा, उसी पुल के ऊपर। तो यहाँ एक ही रूट है, तो करंट क्या है? इन सबका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन करंट क्या होगा? सेम होगा। लेकिन तो ध्यान रखना, सीरीज में क्या सेम होता है? करंट, क्योंकि एक ही पाथ है। बट क्या अलग होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। क्या अलग होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे सर्किट का नीचे पोटेंशियल डिफरेंस में V लिखा हुआ है, माइनस और प्लस के बीच में, लेकिन R1 R2 और R3 का V अलग अलग होगा। मतलब उन तीनों का V का सम उस टोटल का V होगा। मान लीजिए R1 का 1 है, R2 का 2 है और R3 का 3 है, तो ऐड करो 3 + 2 5 और +1 6, टोटल 6 होगा। मतलब सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग 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 होता है, पर करंट सेम होता है। पैरेलल में उल्टा हो जाता है, करंट अलग 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 हो जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कैसे? वो आगे डिस्कस करूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है V = V1 + V2 + V3, मतलब R1 का V, R2 का V और R3 का V, इन तीनों के V का जो सम है वो टोटल V के इक्वल होगा। ठीक है, V का फॉर्मूला मैंने रेड साइन से लिखा हुआ IR, हमने पढ़ा था इससे पहले ओम्स लॉ में, V = IR, तो V का फॉर्मूला IR होता है। तो LHS में जो V है उसका फॉर्मूला क्या है? I × R, टोटल करंट I और टोटल जो रेजिस्टेंस है वो R है सर्किट का, इक्वल्स टू, अब जो V1 है तो V1 का रेजिस्टेंस तो R1 है, पर करंट उसमें I फ्लो हो रहा है, क्योंकि I सेम जाएगा पूरे सर्किट में। अब जो हमारे पास V2 है, जो सेकंड वाला है, उसका रेजिस्टेंस तो R2 है, पर करंट उसमें भी आएगा, तो IR2 * IR3। तो मेरा हो गया I × R इक्वल्स टू I × R1 + I × R2 + I × R3। अब तीनों से I कॉमन ले लो, आप RHS से I कॉमन ले लोगे और LHS का I और RHS का I कैंसिल हो गया, तो R = R1 + R2 + R3 डॉट डॉट, ये फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस को जोड़ने का। जितने रेजिस्टेंस आपस में होते हैं सीरीज में, उन सबको जोड़ दो, वो आपको टोटल रेजिस्टेंस होता है। मान लो तीनों रेजिस्टेंस 3 ओम 3 ओम 3 ओम के हैं, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट का? 3 + 3 + 3 विच इज 9 ओम। समझ में आ गया? तो ये होता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, किसमें? सीरीज में। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताओ, दो तरीके से, सीरीज और कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज होगा तो आप इन सबको ऐड कर दोगे, तो ऐड करने से क्या होगा? जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो उन सब में अलग अलग रेजिस्टेंस सबसे क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सीरीज में जुड़ा हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस इन सबका सम है। सम होने से पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, तो करंट कम होने से आप समझ सकते हो लाइट का क्या होता है? झालर होती है दिवाली को, सीरीज में होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जुड़ी होती है, तो उन सबका रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, करंट क्या होता है? बहुत डिम होता है। आप तो पढ़ाई थोड़ा करते हैं, उसमें करंट कम फ्लो होता है। अगला देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने यहाँ पे नीचे एक दिखाया हुआ है, मैं सीरीज में वही दिखाया जो बच्चों वाला एग्जांपल दे रहा था। एक के एक हाथ पढ़ रहे हैं, एक पहला रेजिस्टेंस, तो दूसरा रेजिस्टेंस, फिर तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस आपस में ऐसे जोड़े हुए हैं। और एक झालर आप देख रहे हो, दिवाली की झालर है, वो किसका एग्जांपल है? वो आपका सीरीज का ही एग्जांपल है, कि सीरीज का एग्जांपल, सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। व्हेन टू और मोर रेजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या है वो? अगर वो आपके कैसे जुड़े हुए हैं? सेम टू पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल होंगे। जैसे मैंने समझे बल्ब दिखाया हुआ है, तो बल्ब यहाँ पे पहले क्या था? एक बल्ब ऐसा था, दूसरा बल्ब में ये वाला हाथ पकड़ के आगे बढ़ा, पर नहीं, यहाँ पे दोनों के हाथ एक दूसरे दोनों से जुड़े हुए हैं। मतलब आप देखो R1 दिया है, R1 का लेफ्ट वाला पार्ट R2 के लेफ्ट वाले से, R3 के लेफ्ट वाले से, और R1 का राइट वाला पार्ट R2 के राइट वाले से, R3 के राइट वाले से जुड़ा हुआ है। इस तरह एक के नीचे एक, इसे बोलते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है? पैरेलल। आप देखिए दो बल्ब जुड़े हुए हैं,
कैसे जुड़े हुए हैं दो बल्ब, एक ऊपर है एक नीचे, दोनों आपस में एक ही बैटरी से दोनों को मिल रहा है, इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें देखते हैं मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है आई अलग होता है बट बी सेम होता है। ये बताया ना वहां उल्टा होता है, वहां पे बी अलग था आई सेम था, यहाँ पे आई अलग है। अब वो आई अलग अलग क्यों है? देखो R1 R2 R3 जब करंट जाएगा, आप देखो जब आई मेरा करंट लेके जाता हुआ जा रहा है, जहां पे दो एरो डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जहां करंट वहां प्रोसेस पे तीन रास्ते R1 R2 और R3। तो एक मान लीजिए पैदल जाने वालों के लिए, एक स्कूटर जाने वालों के लिए और एक कार जाने वालों के लिए। जो पैदल जाने वालों के लिए कमजोर है, स्कूटर जाने वालों के लिए थोड़ा और स्ट्रॉन्ग है, और कार वालों के लिए अच्छा लोड बनाया हुआ है। तीन अपने रास्ते दिए हुए हैं, तो करंट जब वहां पहुंचेगा तो करंट में तीन रास्ते। अब करंट कौन से वे को चूज करेगा? देखो आपको पता है जहां रेजिस्टेंस हाई होगा वहां करंट कम जाएगा, जहां रिस्क ज्यादा है वहां करंट कम जाएगा, और जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है रेजिस्टेंस के हिसाब से, जहां जितना कम वहां उतना ज्यादा, जहां मॉडरेट वहां मॉडरेट, और जहां बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां कम करंट जाएगा। ये तीनों R1 और R2 R3 को जब करंट मिलेगा तो आप देखो तीनों रास्ते जाके वापस एक जगह दोबारा मिल जाते हैं। तो I1 I2 I3 तीनों मिल जाएंगे, और तीनों बार मिलकर वापस पूरा करंट हो या वापस पूरा करंट सर्किट में चला जाएगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए 10 एम्पीयर का करंट आया, R1 में चला गया 2 एम्पीयर, R2 में चला गया 4 एम्पीयर, तो 2 और 4 6 हो गया, और बाकी का 4 एम्पीयर चला गया 3 में। तीनों का मिलके बाद में 10 एम्पीयर आके लौट जाएगा। तो इसलिए करंट तीनों में अलग अलग होता है, तो इसलिए मैंने लिखा है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का जो I का सम है वो उस I की क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब V इज इक्वल्स टू IR, पढ़ा था ना ओम्स लॉ में, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो LHS में लिखा मैंने V अपॉन R। अब RHS में देखो, अब R I1 की बात करूं तो I1 R1 में गया है, तो उसका जो V है वो सेम रहेगा। मैंने कहा यहाँ पे V सेम रहता है कि सभी लोग एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, सब लोग पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, सबको वोल्टेज क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है। तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा? V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हम 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अपॉन में करके ऐड करते हैं, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए क्या है, जब इसमें क्या होता है, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा और जो फाइनल आंसर आएगा वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा, मतलब जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम आता है और करंट बढ़ जाता है। तो हमारे घरों में, जो ऑफिसेस में, स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में जो कॉम्बिनेशन यूज होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज नहीं होता। कभी ऐसा ना एक तार निकालते हैं, पंखे से निकाला, एसी में डाला, एसी से डाला, हीटर में डाला, ऐसा नहीं होता ना, सीरीज नहीं होता, सबके अलग अलग स्विच होते हैं, अलग अलग वायर जा रहे हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बल्ब है तो बल्ब का पूरा है, अगर ये है, ये क्या कहेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। दो बच्चे मैंने अभी दिखाया कैसे हाथ पकड़े हुए हैं, तो कैसे जोड़े हुए, क्या बन रहा है? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बन रहा है आप लोग का? पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। ये आप देख सकते हो एक्सटेंशन कॉर्ड होती है, उसमें क्या होता है? दो तीन स्विच होते हैं, एक चलाओ तो बल्ब जल रहा है, या जो भी लगाए, फैन लगाए, फैन, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो सब अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, उनका एक दूसरे कोई लेना देना नहीं है, तो इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है? एक चीज खराब हो जाएगी, दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। पर सीरीज में क्या होता है? एक लाइन, एक झालर का बल्ब खराब, पूरी झालर जलना बंद हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि पैरेलल के अंदर क्या होता है? ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बहुत कम आता है। इसी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो अब डिसएडवांटेज भी सीरीज सर्किट की और एडवांटेज है पैरेलल सर्किट्स के, दोनों कैसा है? डिसएडवांटेज सीरीज के क्या है आपके? अगर कोई भी एक अप्लायंस ने काम करना बंद कर दिया, तो मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है, अगर वहां पे एक भी बल्ब नहीं जल रहा है क्योंकि बीच में एक फॉल्ट दिखाया हुआ है, स्पार्क से दिखाया है, अगर कहीं से वो ब्रेक हो जाए तो पूरे में करंट फ्लो, करंट में कंटीन्यूअस पाथ रहा नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा, तो सारे अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे। झालर में होता है दिवाली की, एक के बाद एक कोई बल्ब खराब हो जाता है तो जलना बंद हो जाती है। अब घर में अगर हम सीरीज करें तो क्या होगा? आपने घर का तार निकाला, बल्ब में डाला, बल्ब से एसी में डाला, एसी से हीटर में डाला, हीटर से वॉशिंग मशीन में डाला, वॉशिंग मशीन से टीवी में डाला। अब क्या होगा? मान लो घर में घुसने के बाद मान लो बड़ा आपका फ्रिज खराब हो गया, तो करंट का सप्लाई रुक गया, तो घर में सारी चीजें बंद हो गई, इसलिए आप सीरीज यूज नहीं करते। बट पैरेलल में ऐसा नहीं है, कोई भी घर का बल्ब खराब हो तो बल्ब भी खराब हो, बाकी सब चीज चलेंगी,
एसी खराब तो एसी तो नहीं चलेगा, बाकी सब चीजें चलेंगी। तो मैं दूसरे वाले आपको जो डायग्राम है उसमें दिखाया हुआ है, आप देख सकते हो 5 बल्ब में से सिर्फ एक बल्ब यहाँ पे मैंने खराब दिखाया हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव ब्लैक और रेड नेगेटिव दोनों से जुड़ा हुआ है, पर एक टर्मिनल तो एक बल्ब खराब हो तो वहीं से करंट नहीं जाएगा, तो वो बल्ब काम करना बंद हो गया। लेकिन बाकी जो बल्ब है वो आपके काम कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी के जो बल्ब है ये आपके सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये हमें अगर एक अप्लायंस काम करना बंद करता है रेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता पैरेलल में, पर सीरीज में पड़ता है। सीरीज में दूसरा सबका एक ही स्विच है, पैरेलल में सबके अलग अलग स्विच है, सारे बल्ब लगे हुए हैं, मैं इनके पास इनके अलग स्विच लगा दूंगा तो सबको अलग से स्विच ऑन किया है, पर सीरीज सब सीरीज बन रही है। तो एक स्विच ऑन करूंगा सारे चल जाएंगे और एक ऑफ कर दूंगा सारे ऑफ हो जाएंगे। झालर में क्या भी पर्टिकुलर बल्ब को जला सकते हो, नहीं जला सकते। अगर घर में आपने सीरीज बना ली तो आप चलाओ तो हीटर भी साथ में चलेगा और एसी भी साथ में चलेगा। भाई क्या पागल आदमी है, मतलब एक सीरीज बन गया तो सारी चीज साथ में चलेगी। अब मान लीजिए आप बैठे हुए हो, अंधेरे का टाइम है, गर्मी का टाइम है और आप बहुत गर्मी में बैठे हुए हो, अब लाइट वाइट सब ऑफ करके बैठे हुए, आपने अपने घर में सीरीज कॉम्बिनेशन कराया हुआ है और मान लीजिए आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो आपने तो स्विच ऑन कर दिया, लेकिन वॉशिंग मशीन खराब है, घर में लाइट नहीं लगी है, अब भाई साहब आप गर्मी में क्या बैठे हुए नहीं कि मैं इसलिए गर्मी में बैठा हूं, मेरी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, तो आपके वॉशिंग मशीन में बैठे हो नहीं ना। पर रीजन क्या था, आपके में सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक अप्लायंस से काम करना बंद किया तो बाकी सब ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया। पर पैरेलल में ऐसा नहीं होगा, सबका अलग अलग है, वॉशिंग मशीन खराब हुई बंद है तो बाकी सारी चीजें हमारे पास चलेंगी। और सीरीज में एक स्विच से क्या नुकसान था आपका, एक ही टाइप की एसी भी चल रहा है, उसी टाइप की हीटर भी चल रहा है, उस टाइप में फ्रिज भी चल रहा है, इसलिए हम उसको सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा डिसएडवांटेज सीरीज में है कि आपके पास सीरीज में सबके वोल्टेज अलग अलग होते हैं, टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए सबको 220 वोल्ट जो चाहिए है किसी अप्लायंस को चलने के लिए वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाते, इसलिए उनमें प्रॉपर लाइट नहीं आ पाती। पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सब लोग पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, सबको 220 वोल्ट मिलता है, तो इसलिए प्रॉपर वो वर्क कर पाते हैं। और सीरीज में मैंने क्या बताया, ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। और पैरेलल में क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होने से इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छा रहता है। तो दिस इज these are the advantage of parallel circuit over disadvantage of series circuit। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैंने झालर का एग्जांपल दिया, झालर है आपकी इसका मतलब जो दिवाली की लाइट लगती है वो क्या है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, जो बल्ब देखो वो सारे काम करने वाली सीरीज है। नीचे एक बल्ब खराब हुआ है तो वो पैरेलल का है, और जो हम एक्सटेंशन कॉर्ड जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इज अ पार्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। Next topic is electric power. What is electric power? Electric power is the electrical work done per unit time, or the rate at which electrical energy is consumed is called electric power. Power work upon time, जितने कम टाइम में जितने ज्यादा वर्क कर लोगे वही इसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो पावर का फॉर्मूला आपको वैसे पता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे पावर को हम मेजर करते हैं वॉट में करते हैं, तो वॉट क्या होगा, पावर इक्वल्स टू वर्क, वर्क को जूल टाइम सेकंड, तो जूल पर सेकंड को वॉट बोला जाता है। जूल पर सेकंड क्या बोला जाता है, यहाँ पे वॉट आता है, 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। तो वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, VIT यूज कर सकते हो आप। पावर का फॉर्मूला VI आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर पर R। आपको कैसे आएगा, देखो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, क्या पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर रहने दो W अपॉन T, टाइम की जगह टाइम। अब वर्क क्या होता है, हमने पढ़ा था वर्क होता है V बराबर W अपॉन Q, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, पोटेंशियल डिफरेंस में पढ़ा था, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो V बराबर W अपॉन Q, तो वहां से W की वैल्यू आएगी VQ, के ऊपर चला गया ना, W की वैल्यू VQ, तो आप पावर में पुट करोगे P इक्वल्स टू W की जगह VQ अपॉन T। ओके भैया, Q का फॉर्मूला क्या था, IT, उससे पहले पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू IT, I बराबर Q अपॉन T, तो Q इज इक्वल टू, लिख लीजिए इसको जो मैं बोल रहा हूँ तभी समझ में आएगा, लिखिए, नोट डाउन किए तब समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा आपको। लिखिए यहाँ पे, तो लिखो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, अगले में P इज इक्वल्स टू W का मतलब क्या हुआ, VQ, क्या हुआ VQ अपॉन T, Q का मतलब IT, देखो VIT, P इज इक्वल्स टू VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, तो P इक्वल्स टू VI, आ गया पहला फॉर्मूला, V इक्वल्स टू P इक्वल्स टू VI। अब V का फॉर्मूला था IR, ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इक्वल्स टू IR, तो V की जगह पे IR रख दिया, तो IR इनटू I क्या हो गया, I स्क्वायर R। दूसरा फॉर्मूला P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, I की जो वैल्यू है वो होती है आपकी V अपॉन R,
तो यहाँ देखा v स्क्वायर अपॉन r इंटू आर, तो v स्क्वायर अपॉन r, तीन फॉर्मूले आपके बने हुए हैं। तो आपको जब i और r दिया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, v और i दिया तो कौन सा यूज करना है, और v और r कौन सा यूज करना है आपके सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम ऑफ व्हिच इट इज यूज्ड। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम करता है जो कि इलेक्ट्रिक अप्लायंस उसकी पावर रेटिंग के साथ, उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। जितना पावर उसका है, 100 वॉट का बल्ब है, कितना टाइम चला, वो हो गया उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 100 वॉट का बल्ब है, 10 आवर्स चला, तो 100 इनटू 10 तो 100 वॉट हो गए। समझ में आ गया। तो जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट पर आवर, तो देखो वो बिल केडब्ल्यूएच में आता है, इतने किलोवाट पर आवर, इसको मतलब इतनी यूनिट बिजली यूज करी। तो केडब्ल्यूएच का मतलब ही हमारा यूनिट होता है। आपको बिजली का बिल निकालना चाहो कैसे निकाल सकते हैं बिजली का बिल, तो केडब्ल्यूएच को हम लोग है 1 यूनिट। तो 1 केडब्ल्यूएच में जो जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो 36000000, ये आपका 36 लाख जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होते हैं। अगर आपको किलोवाट आवर में 1 यूनिट को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट पर आवर। इफेक्ट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी में प्रोड्यूस होता है तो उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। हीटिंग इफेक्ट, वो गर्म कर देता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, आपको एक चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक आता है जब किसी में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, करंट चुकाने का काम करता है। तो उसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट फ्लो करता है उसमें केमिकल इफेक्ट होता है। ऐसी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम जाके अगले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, और उसके बाद में आप लोगों को पढ़ाऊंगा व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बात करते हैं सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपने टोस्टर लिया, उसका एलिमेंट गर्म हो जाता है, करंट फ्लो करने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो हीट में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट हो गया। आपने प्रेस ली, आयरन लिया, आप आयरन कर रहे हो, उसका सरफेस क्या हुआ, आपने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो होने से इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, हीट में, उसको हीट कर दिया और वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो इसका फॉर्मूला I² * R * T, H = I² * R * T। I माने करंट, R माने रेजिस्टेंस, T माने टाइम, H = हीट। ये वैल्यूज दी होंगी, पुट करना और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। बल्ब कैसे ग्लो करता है, बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा हुआ होता है, टंगस्टन इसको हम लोग बोलते हैं। जब आपसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जब आप करंट ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, करंट फ्लो करते हो, उसमें करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसकी प्रॉपर्टी होती है उस सब्सटेंस की कि वो बहुत गर्म होने के बाद वो चमकता है, तो उसकी उस शाइन से हमें रोशनी मिलती है। इस तरह बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। तो हीट का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एक का फॉर्मूला है I² * R * T। हीट इज इक्वल टू I² * R * T। नोट कीजिए फॉर्मूले को। यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप देख सकते हो। आयरन में बताया, टोस्टर बताया, ड्रायर बताया, केटल बताया। These are the example of heating effects of electric current। कुछ फॉर्मूलेस मैंने आपको यहाँ बता दिए थे। Q = Ne, I = Q/T, Q = IT, V = IR, V = W/Q, R = rho into L/A, H = I² into R into T, P = VI, P = I² * R, P = V²/R। These are the formula। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनका आपको हेल्प करेंगे। तो ये यहाँ पे खत्म हुआ आपका चैप्टर। तो आपने देखा कितने आसानी से चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है ये, तो इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द इलेक्ट्रिसिटी। न्यूमेरिकल की चिंता ना करें, आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आई बटन में क्लिक करेंगे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट सीरीज की वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, 10 इयर्स बोर्ड के क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। डू इट एनीवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Thank you very much.